हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो मैं लेकर आ चुका हूँ लास्ट 2 मंथ के टॉप 100 क्वेश्चंस करंट अफेयर 2024 के, जो कि रेलवे एग्ज़ाम और एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो अभी हाल ही में जिस तरीके से रेलवे के एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जिस बेस में पूछे गए थे, उसी बेसिस पर मैं यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के टॉप 100 क्वेश्चंस को यहाँ पे रिवीजन कराने वाला हूँ। क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो 8 जनवरी से इसका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो जिस तरीके से एएलपी टेक्नीशियन जेई आरपीएफ एसआई में जिस तरीके से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सिर्फ उसी बेसिस पर मैं यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के टॉप 100 क्वेश्चंस लास्ट 2 मंथ के कवर कराऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर हम लोग बात करें कि वैसे कितने टॉपिक हैं जो कि करंट अफेयर्स में हमको पढ़ने होते हैं, तो कम से कम 8 टॉपिक होते हैं, 8 से 9 टॉपिक होते हैं जो करंट अफेयर्स में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यानी कि जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट, इससे एक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। अवार्ड्स एंड ऑनर यानी कि पुरस्कार और सम्मान से एक प्रश्न पूछा जाता है। समिट कॉन्फ्रेंस इवेंट जो फेस्टिवल वगैरह होते हैं उससे भी एक प्रश्न पूछा जाता है। स्पोर्ट करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आते हैं, कम से कम 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। रैंक इंडेक्स से क्वेश्चंस पूछा जाता है, एक प्रश्न इससे आता है। सैन्य अभ्यास, ये सब जो टॉपिक मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, वही जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो एक प्रश्न इससे पूछा जाता है। सैन्य अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज, भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज सैन्य अभ्यास आयोजित करता है। फिर आता है 7वां टॉपिक इम्पोर्टेंट डेज, महत्वपूर्ण दिवस। और 8वां टॉपिक हो गया स्कीम, यानी कि जो भी सरकार कौन सी योजना शुरू कर रही है, किस राज्य सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है, तो इससे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये कम से कम 8 टॉपिक हैं जो कि इसी टॉपिक के क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और जिस बेसिस पर अभी तक आरपीएफ एसआई टेक्नीशियन जेई में रेलवे के एग्ज़ाम में जैसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सिर्फ उसी बेसिस पर मैं यहाँ पे आपको 2025 के लिए एसएससी जीडी हो या फिर रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट और सफिशिएंट वीडियो है। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन से यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है कि किस देश के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो गणतंत्र दिवस 2025 के समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अभी हमारा जो गणतंत्र दिवस आने वाला है उसमें किस देश के राष्ट्रपति हैं प्राबोवो सुबियांतो, जो कि मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे। तो ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, जो कि गणतंत्र दिवस 2025 के समारोह के ये चीफ गेस्ट रहेंगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप इमेज भी देखते हुए चलिए, कम से कम 1 से 2 इमेज जरूर आपको मैं दिखाता हुआ चलूँगा, जिससे कि क्वेश्चंस आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि 2025 के गणतंत्र दिवस पर नए चीफ गेस्ट इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो होंगे। तो ये आप यहाँ पे इमेज भी आप देखते हुए चलिए, जिससे कि आपको क्वेश्चंस लंबे समय तक याद होने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे दूसरा आप इमेज देख पा रहे होंगे कि 2025 रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो होंगे। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे आपसे स्टैटिक में ये भी पूछा जाता है कि किस देश की कौन सी क्या राजधानी और मुद्रा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जकार्ता है। इंडोनेशियाई रुपया यहाँ पे क्या मुद्रा चलती है। तो स्टैटिक का पार्ट है, आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने बनेगा कि कौन से भारतीय शतरंज खिलाड़ी सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं, वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। अभी हाल ही का
तो डी गुकेश बन गए हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने हैं, डी गुकेश बन गए हैं। अब डी गुकेश कौन है, तो यहाँ पे आप इमेज भी देख लीजिए कि ये है डी गुकेश, यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन इन हिस्ट्री, यानी कि इतिहास में ये 18 वर्षीय है डी गुकेश, जो कि 18 वर्ष की आयु में सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया था। ये वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इमेज भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि 16वां संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कोलंबिया के कैली में इसका आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 16वां जो कोप 16 है वो कोलंबिया के कैली में इसका आयोजन किया गया है। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख लीजिए कि कोप 16 का आयोजन कोलंबिया देश में किया गया है। 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक का इसका आयोजन किया गया है। तो यहाँ पे आप इमेज में जो लिखा होता है वो ज़्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि इमेज में एक एक्स्ट्रा जानकारी भी मैं ऐड करके लिखता हूँ कि जिससे आपको क्वेश्चन से याद होने में आसानी रहेगी। तो देख लीजिए दूसरा कि कोप 16 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, कोलंबिया के कैली में इसका आयोजन किया गया है। तो ये इवेंट का फोटो आपको देखते हुए चलना है, जिससे कि आपको क्वेश्चन लंबे समय तक याद हो सके। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने बनेगा कि 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन या कोप 29 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। अभी कोप 16 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, कोलंबिया में किया गया था। अब कोप 29 का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो समिट है, जो ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, वो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो कोप 29 का जो आयोजन किया जाएगा वो अज़रबैजान के बाकू में इसका आयोजन किया जाएगा। बाकी कोप 16 का आयोजन कोलंबिया के कैली में किया गया है। अब कोप 29 का आयोजन अज़रबैजान के बाकू शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख लीजिए कि बाकू अज़रबैजान नवंबर 11 से 22 नवंबर 2024 तक इसका आयोजन किया गया है, कोप 29 का आयोजन। अब कोप 16 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, ये मैंने अभी आपको बताया है। और कोप 29 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, अज़रबैजान के बाकू शहर में इसका आयोजन किया गया है। बाकी इसका आयोजन कोलंबिया में किया गया है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी, जो समिट है, जो महोत्सव है, जो इवेंट हो रहे हैं, वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट इवेंट होते हैं। अगला है कि ब्राज़ील ने G20 वर्ष 2025 के लिए अध्यक्षता किस देश को सौंपी है। अब यहाँ पे जो G20 2024 का आयोजन किया गया है वो ब्राज़ील में किया गया है। अब यानी कि 2025 में जो G20 का आयोजन किया जाएगा वो कहाँ पर आयोजन किया जाएगा, तो G20 2025 का आयोजन किया जाएगा साउथ अफ्रीका में। अब इसके पहले 2024 में G20 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, ब्राज़ील में। फिर इसके पहले यानी कि 2023 में कहाँ पर किया गया था, तो 2023 में भारत में किया गया था। ठीक है, भारत में किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। तो 2025, 24 और 23 ये आपको याद रखना है कि G20 का आयोजन किस किस देश में हुआ है। अब 2025 की जो अध्यक्षता करेगा वो साउथ अफ्रीका करेगा। 2024 की अध्यक्षता किस देश ने की है, ब्राज़ील ने की है, ब्राज़ील में इसका आयोजन किया गया था। 2023 में भारत में इसका आयोजन किया गया था G20 का। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वो आपको याद रखना है। बाकी इमेज भी आप देख लीजिए कि ब्राज़ील ऑफिशियली हैंड ओवर G20 प्रेसिडेंसी टू साउथ अफ्रीका को, यानी कि 2025 की अध्यक्षता अब साउथ अफ्रीका करेगा। तो यहाँ पे आप दूसरा इवेंट भी आप देख पा रहे होंगे फोटो का कि 2024 G20 ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन किया गया था। 18 नवंबर से 19 नवंबर 2024 तक इसका आयोजन किया गया था ब्राज़ील शहर में, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी, हो सकती हैं कि इनसे पूछा जाए कि दक्षिण अफ्रीका 2025 में G20 की मेज़बानी करेगा। अब G20 में कितने समूह
आते हैं, कितने सदस्य आते हैं, कितने देश इसमें शामिल हैं, तो 21 सदस्य शामिल हैं G20 में, यानी कि 19 देश हैं और 2 समूह इसमें शामिल हैं। जो 19 देश हैं कौन कौन से, वो अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया, मैक्सिको हो गया, रूस हो गया, सऊदी अरब हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, तुर्की हो गया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये 19 देश हैं जो शामिल है G20 में। अब 2 समूह सदस्य हैं, एक तो यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ, तो ये 2 क्षेत्रीय संघ है और 19 देश इसमें शामिल है G20 में। तो ये आपको इम्पोर्टेंट जानकारी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में दीपोत्सव 2025 पर 25 लाख दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 25 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है दीपोत्सव 2024 पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में? अयोध्या में। अयोध्या में इसका आयोजन किया गया था, तो अयोध्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इमेज भी देख लीजिए कि अयोध्या में वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड 25 लाख दियों का। तो यहाँ पे आप इमेज भी फोकस करते हुए चलना है, जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहेगी। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनियल बोरिनबोइम को और अली अबू अवाद को। इन दोनों को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 के लिए प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इनका यहाँ पे फोटो भी देख लीजिए कि ये है एक म्यूजिक कंडक्टर डेनियल और अली अबू, जो कि इनको इंदिरा गांधी प्राइज ऑफ पीस से इनको सम्मानित किया गया है 2023 के लिए। तो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी याद रखना। चलिए, अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज न्यू पम्बन ब्रिज स्थापित किया गया है? तो किस राज्य में? अब ये जो न्यू पम्बन ब्रिज है, ये पहली बार है, ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज है, लेकिन इसकी जो शुरुआत की गई थी 2019 में की गई थी। 2022 में इसे बंद कर दिया गया था। इसलिए बंद कर दिया गया था कि ये जब ब्रिज बना तो उसमें जंग लगने लगी थी। जो रेल ब्रिज बना था उसमें जंग लगने लगी थी और जंग लगने के कारण इसको बंद कर दिया था। अब फिर से इसको रिस्टार्ट किया गया है। तो किस राज्य में ये पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज है, न्यू पम्बन ब्रिज स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है ये। तो ये 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब 2022 में इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर से इसको ये बनाया गया है दोबारा से। जंग लग रही थी पहले, तो इसमें ये फिर से इसको रिस्टार्ट किया गया है। तो इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है, जो कि तमिलनाडु में से इस्टेब्लिश किया गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स पुणे में इसका आयोजन किया गया है। ये भारतीय सेना और किस देश की सेना के साथ सिनबैक्स अभ्यास है जो कि आयोजित किया जाता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। कंबोडिया के साथ ये सिनबैक्स अभ्यास है जो कि भारत आयोजित करता है। ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख लीजिए कि यहाँ पे इंडिया और कंबोडिया बिगिन ज्वाइंट एक्सरसाइज इन पुणे, यानी कि पुणे में इसका आयोजन किया गया है सिनबैक्स का। अगला क्वेश्चन बनेगा कि दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस नाम की पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है दिनेश सहारा के द्वारा। दिनेश सहारा के द्वारा दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस ये एक पुस्तक है जो कि दिनेश सहारा के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे आप इनका फोटो भी देख लीजिए कि द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस दलाई लामा। तो ये पुस्तक है जो कि दिनेश सहारा के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में चर्चा में रही माउंट सेमेरू ज्वालामुखी जिसकी ऊंचाई 3776
मीटर ऊंचाई है, इसका विस्फोट हुआ है, ये किस देश में स्थित है? तो इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी है जिसका विस्फोट हुआ है, तो ये किस देश में स्थित है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी स्थित है, जिसकी ऊंचाई भी एग्जाम में पूछे जाती है कि इसकी ऊंचाई क्या है, तो 3776 मीटर इसकी ऊंचाई है। अभी हाल ही में इसका विस्फोट हुआ है, ज्वालामुखी ये फटा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये है माउंट सेमेरू ज्वालामुखी, जो कि अभी ये हाल ही में इसका विस्फोट हुआ है। ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। तो इंडोनेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार किस भारतीय को प्रदान किया गया है? तो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पीएम मोदी रिसीव ग्लोबल पीस अवार्ड इन वाशिंगटन में इसका आयोजन किया गया था, और वाशिंगटन यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में इस पुरस्कार को इनको ये प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये आप दूसरा इमेज कि मोदी को अमेरिका में मिलेगा विश्व शांति पुरस्कार, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार पीएम मोदी को प्रदान किया गया है। कहाँ पर? अमेरिका में। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि टर्नल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है किसे? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा जसलीन कौर को। जसलीन कौर को सम्मानित किया गया है टर्नल पुरस्कार 2024। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देखते हुए चलिए कि स्कॉटिश आर्टिस्ट जसलीन कौर विन टर्नल प्राइज फॉर अल्टर ऑल्टर के लिए इनको ये प्रदान किया गया है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी याद रखना टर्नल प्राइज। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसने नई दिल्ली में केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो किसने की है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह के द्वारा। अमित शाह के द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की गई है। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे इवेंट का फोटो भी देखते हुए चलिए कि अमित शाह 32वीं हिंदी समिति मीटिंग की अध्यक्षता की है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, और ये आप फोटो जो देख रहे हैं ये इवेंट का फोटो लगा हुआ है कि जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक नई दिल्ली में की गई है, इसकी अध्यक्षता अमित शाह के द्वारा की गई है। तो आप ऐसा आप एक यहाँ पे फोटो भी देखते हुए चलिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा देश पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो कौन सा देश कर रहा है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत कर रहा है। तो भारत विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया होस्टेड फर्स्ट ईवर एशियन बौद्धिस्ट समिति इन न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। चलिए एक फ़ोटो और देखते हुए चलिए। आपको फ़ोटो से जो क्वेश्चंस है वो लंबे समय तक याद रहेगा, इस तरीके से कि आपने कहीं ऐसी फ़ोटो देखी और इस तरीके से आपको क्वेश्चंस ये याद हो गया। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चंस बनेगा कि किस राज्य में इगास बग्वाल नाम का उत्सव है जो कि आयोजित किया जाता है? तो किस राज्य में किया जाता है इगास बग्वाल? तो ये किया जाता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड का ये उत्सव है इगास बग्वाल। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए इसके बाद अगला है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान के किन भाषाओं में अनुवाद किया है? यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो भारतीय संविधान है उसका अनुवाद किन 2 भाषाओं में किया है? तो किन 2 भाषाओं में इसका अनावरण किया है? तो मैथिली और संस्कृति, यानी कि मैथिली और संस्कृति भाषा में भारतीय संविधान का विमोचन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देखते हुए चलेंगे तो क्वेश्चंस आपको लंबे समय तक याद रहेगा कि संस्कृत और मैथिली में संविधान का विमोचन हुआ है। तो इस तरीके से ये आप बुक देख पा रहे होंगे संविधान की,
तो इसका जो आयोजन किया है वो इसका जो विमोचन किया है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया है। किन दो भाषाओं में? संस्कृत और मैथिली भाषा में। तो इस तरीके से एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चंस बनेगा, देख लेना। चलिए इसके बाद अगला है कि क्रिकेट खेल को किस वर्ष के लिए ओलंपिक खेलों में शामिल किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 2028 के लॉस एंजल्स खेल में क्रिकेट को शामिल किया गया। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इमेज भी देखते हुए चलिए कि क्रिकेट टू रिटर्न, यानी कि अभी इसको फिर से दोबारा से लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक में ये पार्टिसिपेट, ये भागीदार बन गया है क्रिकेट। तो अब ये 2028 में इसका आयोजन किया जाएगा, क्रिकेट भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। अब इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लिस्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ वो आपको ज़्यादा फोकस करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिस्ट, यानी कि जो समर ओलंपिक गेम्स है वो 2024 में कहाँ पर हुआ है? फ्रांस में हुआ है, ठीक है, ये सभी को पता है। लेकिन 2028 में इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो यूएसए में किया जाएगा। भैया 2032 में कहाँ पर किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। और ये तीनों आपको याद रखना है, मैं जो बता रहा हूँ वो आपको ध्यान रखना है। ये जो तीनों समर ओलंपिक गेम्स हैं कहाँ पर 2024 में आयोजन किया गया है, कहाँ पर 2028 में होगा, कहाँ पर 2032 में होगा, और ये तीनों आपको याद रखना है इस तरीके से। अब तो हो गया समर। अब इसके बाद विंटर की बात करें कि जो विंटर ओलंपिक गेम है वो कहाँ पर होगा 2026 में? तो वो होगा इटली में। 2030 में भैया फ्रांस में होगा, 2034 में भैया यूएसए में होगा। तो समर और विंटर गेम्स आपको याद रखने हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लेना, एग्जाम में ज़रूर आएगा। तो 2024 में कहाँ पर हुआ है? फ्रांस में हुआ। 2028 में कहाँ पर होगा? यूएसए में होगा। 2032 में कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा, समर ओलंपिक। अब विंटर ओलंपिक की बात करें तो 2026 में इटली में होगा, 2030 में फ्रांस में होगा, 2034 में ये यूएसए में होगा। ये इम्पोर्टेंट है भैया, ये याद रखना, क्योंकि ये जो लिस्ट है आपके लिए वेस्ट इम्पोर्टेंट है, तो लिस्ट आपको याद रखना है। बाकी अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस भारतीय मुक्केबाज ने विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता है? तो मनदीप जांगड़ा ने जीता है। तो मनदीप जांगड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप साफ साफ देखते हुए चलिए जिससे कि आपको क्वेश्चंस लंबे समय तक याद रहेगा। अब यहाँ पे इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो केमन द्वीप समूह में इसका आयोजन किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। क्वेश्चन बनेगा कि पेरिस मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो अलेक्जेंडर ज्वेरेक ने जीता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पेरिस मास्टर्स 2024 का खिताब अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसे हराकर इसने जीता है? तो ये पेरिस मास्टर 2024 का खिताब ज्वेरेक ने हम्बर्ट को हराकर जीता है। तो ये हम्बर्ट है और ये ज्वेरेक है, जो कि इनको हराकर ये अपना 7वां ATP 1000 खिताब जीता है। तो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का खिताब अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। अब यहाँ पे आप इमेज भी देख लीजिए कि जो चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का टाइटल है वो अरविंद ने जीता है, ठीक है। अब इसके बाद जो प्रणव है वो इन्होंने चैलेंजर्स चैंपियन का खिताब जीता है। तो ये आपको याद रखना, ये है प्रणव, ये है अरविंद जांगड़ा, जो कि इन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया है। अब ये जो आप दूसरा इमेज देख पा रहे हो इवेंट का है, किसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये 5 नवंबर से 11 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया था। तो ये जो इवेंट का फ़ोटो आपको ये याद रखना है। अब क्या रखना है इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस आपको लंबे समय तक याद रहेगा इसे देखकर। अगला है कि कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बना है? तो कौन सा देश बना है? तो मोल्दोवा देश बना है, ठीक है। इसके पहले 104वां सदस्य कौन सा देश बना है?
कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 104वां सदस्य देश कौन बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से एक रिलेटिव क्वेश्चन रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि कौन सा 97वां सदस्य देश बना था। इस तरीके से ये पूछा गया था। तो जिस तरीके से रेलवे के एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सिर्फ उसी बेस के हिसाब से मैं यहाँ पे आने वाले एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस को कवर कराऊंगा। तो ऑप्शन से डी है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य देश बना है अभी हाल ही में, मोल्दोवा देश बना है। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसने भारत का पहला स्वदेशी एंटी कीटनाशक बॉडी सूट किसान कवच लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये लॉन्च किया है जितेंद्र सिंह ने किसान कवच एक बॉडी सूट एंटी कीटनाशक दवाओं के लिए, यानी कि जो खेतों में जो दवाएं किंची जाती है कीटनाशक वाली, तो वो शरीर के हानिकारक के लिए ऐसा ना हो कि शरीर में दिक्कतें हों, तो उसके लिए किसान कवच एक बॉडी सूट लॉन्च किया है जितेंद्र सिंह ने। अब वो बॉडी सूट कौन सा है, इमेज के जरिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे पहला फ़ोटो देखिए कि किसान कवच इंडियाज फर्स्ट एंटी पेस्टिसाइड सूट लॉन्च किया है। जैसे खेतों में पानी लगाया जाता है और दवाई किंची जाती है, तो वो जो दवाई है हमको हानिकारक ना हो, किसानों को हानिकारक ना पहुंचाए, तो इस तरीके से एक किसान कवच बॉडी सूट है जो कि जितेंद्र सिंह के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो ये एक सूट आप यहाँ पे इस तरीके से देख पा रहेंगे। यहाँ पे आप इवेंट का फ़ोटो भी देख पा रहेंगे। तो इस तरीके से आप फ़ोटो जितना अच्छा देखेंगे ना, तो आपको क्वेश्चंस आपको लंबे समय तक याद रहेगा। नहीं करंट अफेयर्स आप कैसे याद कर सकते हैं, रट के थोड़ी याद हो जाएगा। अगला है कि किसे इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी द्वारा जमशेद जी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण मजूमदार साव को। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे होंगे कि किरण मजूमदार को जमशेद जी टाटा पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी किसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है? तो बायो साइंसेज लीडरशिप के लिए इनको ये पुरस्कार है जो कि प्रदान किया गया है। अगला है कि 2030 में मेंस फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को, 3 देशों में 2030 में मेंस फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। तो उपर्युक्त तीनों इसके राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में 2030 में इसका आयोजन किया जाएगा फीफा वर्ल्ड कप का। अब 2034 में कहाँ पर किया जाएगा? इसीलिए मैं कहता हूँ कि फ़ोटो को आप लोग ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि फ़ोटो में एक्स्ट्रा जानकारी बताने में भी अच्छा लगता है और आपको उस फ़ोटो को देखकर याद करने में भी आपको बिंदास समझ में आता है। तो यहाँ पे 2034 में सऊदी अरब में इसका आयोजन किया जाएगा फीफा वर्ल्ड कप का। 2030 में स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में किया जाएगा। तो ये भी याद रखना है, साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि कहाँ पर कौन सा वर्ल्ड कप होगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये कतर के दोहा में इसका आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसी तरीके का क्वेश्चन बनेगा कि बेस्ट फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2024 में किसने सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2024 का पुरस्कार जीता है? तो विनीसियस जूनियर ने जीता है, ये पुरुष में जीता है। बाकी महिला में बात करें तो एटाना बोनमती ने जीता है। महिला में बात करें, अगर महिला में बात करें तो किसने जीता है? तो ये एटाना बोनमती ने जीता है। पुरुष में किसने जीता है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2024 का खिताब? तो विनीसियस जूनियर ने जीता है।
तो दोनों आपको ये याद रखना है। बाकी इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो दोहा के कतर में इसका आयोजन किया गया है। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का जो अवार्ड दिया गया है वो विनीसियस को दिया गया है। महिला में बात करें तो बोनमती को दिया गया है। तो ये दोनों आपको याद रखना है, ये है विनीसियस और ये है बोनमती, ठीक है। तो इनको ये बेस्ट पुरस्कार से इनको ये सम्मानित किया गया है। अगला है कि कौन सा राज्य स्वतंत्रता के बाद सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का ये पहला, जो चीज़ भारत में पहली बार इस्टेब्लिश की जा रही है, उसका आयोजन किया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है, वो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ये भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला। तो कौन सा राज्य है, तो ये उत्तराखंड राज्य है। उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज यहाँ पे आप देख लीजिए। अब ये कब से लागू होगा, जनवरी 2025 से ये लागू हो गया। उत्तराखंड ये पहला राज्य है जो कि इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला ये पहला राज्य बना है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड इम्पोर्टेंट है भैया, ये राज्य एग्ज़ाम में पूछा जाएगा क्योंकि भारत का पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास किया है उत्तराखंड ने। तो उत्तराखंड ने समान नागरिकता संहिता विधेयक ये बिल पास कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, तीसरा उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश कर दिया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट है, तो ये इम्पोर्टेंट ही है एग्ज़ाम में, तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो कहाँ पर आयोजन किया जाएगा 38वें नेशनल गेम्स 2025 का आयोजन, तो सर इसका आयोजन किया जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इसका आयोजन किया जाएगा। तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख लीजिए कि हैंड इन उत्तराखंड 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन किया जाएगा। अब इससे रिलेटेड पॉइंट में आपको क्या चीज़ याद रखना है कि उत्तराखंड में इसका आयोजन किया जाएगा कहाँ पर, देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन। अब ये कब से शुरू होगा, तो ये 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। अब इसमें क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, शुभंकर मस्कट पूछा जा सकता है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का मस्कट क्या है। मौली नाम से ये मस्कट है। उत्तराखंड राज्य के जो पक्षी मोनाल, इससे ये प्रेरित है, यानी कि इससे ये लिया गया है मौली। तो मौली 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर है, जो कि उत्तराखंड राज्य में मोनाल पक्षी पाया जाता है, उससे प्रेरित है। टैगलाइन क्या है, संकल्प से शिखर तक, ये इसकी टैगलाइन है। ये जो इम्पोर्टेंट जानकारी है ये आपको याद रखना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, देहरादून में किया जाएगा। शुभंकर क्या है, मस्कट क्या है, मौली, और टैगलाइन क्या है, संकल्प से शिखर तक। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी ये आपको याद रखना कि 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड के देहरादून में होगा। मौली शुभंकर है, यानी कि मस्कट है, बाकी ये याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि टाइम पत्रिका ने किसे 2024 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया है। तो किसे किया है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रम्प को, जो कि अमेरिका से फिर से ये राष्ट्रपति बन गए हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रम्प का नाम याद रखना कि इनको पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में इनको नामित किया है, डोनाल्ड ट्रम्प को। तो ये याद रखना। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। ये जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ एग्जाम में 101% जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि ये चुनिंदा नवंबर से लेकर दिसंबर तक के लास्ट 2 महीने के ये करंट अफेयर है, टॉप 100 क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो खेलो शीतकालीन इंडिया खेल है इसका 2025 में आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इसका आयोजन किया जाएगा। तो उपर्युक्त दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख।
टू होस्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन किया जाएगा। तो ये आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि 34वें व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है। 34वां व्यास सम्मान का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो सूर्य बाला को प्रदान किया गया है। सूर्य बाला को प्रदान किया गया है कौन सा पुरस्कार, 34वां व्यास सम्मान 2024। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। एमएसबी आप देख लीजिए कि हिंदी राइटर हैं सूर्य बाला, जो कि इनको 34वां व्यास सम्मान 2024 प्रदान किया गया है। किसके लिए, नोवल कौन देश को वासी, नोवल कौन देश को वासी दायरा, तो इसके लिए ये इनको 34वां व्यास सम्मान मिला है। तो उम्मीद है ये टॉप 100 क्वेश्चंस लास्ट 2 मंथ के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको बेहतरीन लगे होंगे। और इसी तरीके से मैं आपको रिवीजन कराता रहूँगा। जिस हिसाब से अभी तक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं करंट अफेयर्स के, सिर्फ उसी बेसिस पर मैं आपको आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को रिवीजन कराता रहूँगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो, कंटेंट आपको बेहतरीन लगा हो, तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि क्लास कैसी लगी। बाकी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।